ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये चैप्टर कल स्टार्ट कर दिया था, कंबशन फ्लेम, जिसमें हमने इग्निशन टेम्परेचर पढ़ा था, कंबस्टिबल सब्सटेंस पढ़े थे कि सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो मिनिमम कुछ उसको रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इजीली जिनको हम फायर कैच करा सकते हैं, वो होते हैं इन्फ्लेमेबल, जैसे एलपीजी, पेट्रोल। ये इजीली हो जाता है। पेपर इसमें नहीं आएगा। पेपर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसको जला सकते हैं, लेकिन इट कैन नॉट इजिली कैच फायर। जैसे पेट्रोल को और पेपर को अगर रख दो, पेपर को जब तक फायर टच नहीं करेगी तब तक नहीं होता। लेकिन जो अगर आप बात करो एलपीजी गैस, अल्कोहल, इसमें अगर दूर भी होगा ना तो पूरा वो एकदम फायर इजिली कैच हो जाती है उस पर। ठीक है, पेपर का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इन्फ्लेमेबल होते हैं जो जिसमें अगर आप एक पॉइंट में करते हो तो टाइम भी नहीं लगता और एकदम स्प्रेड हो जाती है फायर। ठीक है, तो दिस इज inflammable substances which can easily catch fire. और फायर को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली ये भी हमने पढ़ा था कि फायर के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या होता है? एक इग्निशन टेम्परेचर, उसका मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, मतलब हीट चाहिए, फ्यूल चाहिए होता है, और तीसरी चीज क्या चाहिए होता है? कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। तो इन तीनों में से अगर आप एक भी चीज हटा दोगे तो ऑब्वियसली आप फायर को बंद कर सकते हो। फिर रैपिड और स्पॉन्टेनियस पढ़ा था। रैपिड कंबशन वो होता है जिसमें रैपिडली गैस जो है बर्न हो जाती है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस में होता है, रैपिडली में ना हमें एप्लीकेशन देनी होती है उसके कॉज की, मतलब हमें उसको हीट देनी होगी। लेकिन दूसरे में क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी जल जाते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल। इसको आप रूम टेम्परेचर में रखोगे तब भी बर्न हो जाता है। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर में रखोगे इट कैन बर्न। तो वो होते हैं विदाउट द एप्लीकेशन, आपने उसको हीट दी नहीं है फिर भी वो बर्न हो गया, दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। ठीक है, ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। तो इसीलिए कोल माइंस में डिजास्टर्स फायर्स होती है, क्योंकि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर भी उसी का एग्जांपल है, क्योंकि वो सन की हीट से जल जाता है, और लाइटनिंग स्ट्राइक भी उसी का एक एग्जांपल। However, most forest fires are due to carelessness of human beings. It is important to remember that the campfire must be completely extinguished before leaving the forest after a picnic or a visit. तो समझ आ गया? फॉरेस्ट फायर एक डिजास्टर फायर्स होती है जो कि ड्राई ग्रास की वजह से होती है, और स्पॉन्टेनियस होती है और स्पॉन्टेनियस होती है क्यों? क्योंकि उसमें आप कोई एप्लीकेशन नहीं देते हो, हीट की गर्मी से वो फायर हो जाती है। इज इट क्लियर? तो वी जनरली हैव, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं केयरलेसनेस की वजह से भी होती है। कभी कभी कैंप फायर्स करते हो या विजिट करते हो तो वहां पे पूरी की पूरी फायर को एक्सटिंग्विश करके ही, पूरी बुझा के ही वापस आना चाहिए। We generally have fireworks on festival days when a cracker is ignited and sudden reaction takes place with a, देखो, क्रैकर जब हम बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली सडन रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवोल्यूट होती है, लाइट निकलती है और साउंड निकलती है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्रैकर। एक्सप्लोजन होता है किसी चीज का फटना। एक्सप्लोजन कब होता है? जब किसी चीज में हीट, लाइट, देखो हीट लाइट तो सब में ही आती है लेकिन साउंड भी आती है, तीनों चीजें होती है जब। क्योंकि होता क्या है, जब किसी चीज को जलाते हैं, अगर एक कैंडल को आप बर्न कर रहे हो या फिर एक क्रैकर को बर्न कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैंडल आप जलाते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और वो 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, कैंडल जल जाती है। लेकिन क्रैकर करते हो तो उसके अंदर रिएक्शन होती है।
रिएक्शन होती है, सडन रिएक्शन होती है जिसमें हीट, लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होती है जो कि कैंडल में नहीं होती, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फ्लेम। ठीक है, फ्लेम क्या होता है? कंबशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फ्लेम। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम होता है जैसे कैंडल से आपने देखा होगा ये फ्लेम निकलता है, ठीक है, गैस पे से फ्लेम निकलता है, किचन के जो स्टोव होते हैं उसमें से, ये आपके फ्लेम्स है, केरोसिन लैंप, कैंडल, बंसन बर्नर, ये सारे क्या है? फ्लेम्स है। ठीक है, हर चीज फ्लेम्स नहीं फॉर्म करती, जैसे कैम्फर, कैम्फर फ्लेम नहीं फॉर्म करता। कोल होता है कोयला, वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता। फ्लेम समझते हो ना, इस तरीके से ऊपर से। ठीक है, अब इस फ्लेम के अंदर काफी सारे पोर्शन होते हैं। जब किसी आप कैंडल को बर्न करते हो तो उसके अंदर ये देखो, when the candle flame is steady, introduce a clean glass plate side into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? समझ आया? ये हमने एक इससे, सॉरी, इसके अंदर आप इसको होल्ड करके रखोगे अगर 10 सेकंड के लिए, और आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा, होगा। A circular blackish ring is formed. Obviously circular black ring formed हो जाएगी. It indicates that deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. मतलब बेसिकली तुमने ऊपर की तरफ, ल्यूमिनस जोन वो होता है जहां पे हीट निकलती है, जहां पे आपका लाइट बर्निंग होती है। जैसे ये आपका है ऊपर का पार्ट ल्यूमिनस जोन होता है, अगर इसके ऊपर आप कोई एक मेटल की शीट रखोगे तो वो ब्लैकिश रिंग बन जाएगी। और इसका मतलब ये है कि जो ब्लैकिश रिंग है वो कुछ नहीं है, वो होता है कार्बन के पार्टिकल जो कि अनबर्न्ड होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्लेम जब निकलती है तो कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम for about 30 seconds. Notice that the portion of copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate that non-luminous zone of the flame has a high temperature? In fact, this part of the flame is the hottest part. दूसरे केस में हमने नीचे की तरफ रखा, देखो ऊपर वाला होता है ल्यूमिनस जोन, नीचे वाला होता है नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, जिसमें से लाइट निकल रही है वो ऊपर वाला पार्ट है, और हीट जहां से निकल रही है वो नीचे वाला पार्ट है। तो नीचे वाला पार्ट नॉन ल्यूमिनस जोन है। नॉन ल्यूमिनस जोन में क्या होता है कि अगर तुम नॉन ल्यूमिनस जोन में रखोगे तो वो रेड हॉट बन जाएगा। इस वायर को तुमने नॉन ल्यूमिनस जोन में रखा तो वो रेड हॉट बना, लेकिन ल्यूमिनस जोन में कुछ रखा तो वो ब्लैक कलर का बना। तो रेड हॉट और ब्लैक कलर में क्या डिफरेंस है? रेड हॉट में रखा है उसका मतलब ये है कि उसमें हीट ज्यादा है, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट है। कभी देखा होगा तुम कैंडल से अपनी फिंगर भी वो कर देते हो, एक फिंगर से दूसरे, या फिर किसी, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट इतना हॉटेस्ट नहीं होता, मैजिक वाले यही करते हैं, ऊपर वाला पार्ट इतना हॉटेस्ट नहीं होता। माचिस की तिल्ली में कभी कभी ये वाला पोर्शन अगर तुम टच करोगे, टच करना मत, लेकिन ये सबसे गर्म पानी गर्म होता है, लेकिन जो ऊपर वाला होता है वो इतना गर्म नहीं होता, वो ल्यूमिनस पार्ट होता है, उसमें ज्यादा लाइट होती है, और नीचे वाले में ज्यादा हीट होती है। अंडरस्टूड? तो इसलिए लाइट प्रोड्यूस होती है जिसमें भी फ्लेम निकलता है, इसलिए कैंडल यूज करते हैं हम, कोयला या वुड यूज नहीं करते। ठीक है, तो डज इट, तो इसका मतलब ये है जो नीचे वाला पार्ट है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है किसी फ्लेम का। तो ये एक फ्लेम है, फ्लेम के पार्ट्स देख लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैंडल फ्लेम है, ये हमारा सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं ये। फिर उसके बाद ये मिडल जोन होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये आउटर जोन होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। फिर ये मॉडरेटली हॉट होता है, ठीक है, और जो ये होता है ये लिस्ट हॉट होता है। समझ आ गया? तो तीन लेयर होती है एक तरीके से, ये वाली लेयर होती है, एक उसके ऊपर की लेयर होती है, एक सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो एक तरीके से हमारे फ्लेम के अंदर देयर आर 3 लेयर्स।
ल्यूमिनस अंदर वाला पार्ट होता है। एक बार मैं डायग्राम से समझाती हूँ, ध्यान से समझना है इसको। अगर ये हमारी कैंडल है, तो कैंडल के अंदर 3 लेयर होती है, एक ये और एक ये दूसरी और एक ये तीसरी होती है। ये 3 लेयर्स है एक तरीके से। तो जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो सबसे डार्क जोन होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, इनर मोस्ट होता है ये। जो इनर मोस्ट होता है सबसे अंदर वाला, वो जो है अनबर्न्ट वैक्स होती है, जो सबसे लिस्ट हॉट होता है। इसको आप लिख सकते हो, ये डायग्राम बना भी लो, लिस्ट हॉट है सबसे कम। डायग्राम साथ साथ ड्रॉ भी कर लेना। फिर उसके बाद ये मिडल जोन होता है, इसको ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाले को ल्यूमिनस बोलते हैं, गलत हो गया था वो, अंदर वाले को ल्यूमिनस बोलते हैं, बाहर वाले को नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, उल्टा हो गया था। तो मिडल वाला होता है ल्यूमिनस, ये लेस हॉट होता है, और बाहर वाला होता है सबसे बाहर वाला नॉन ल्यूमिनस, ये आउटर मोस्ट होता है, ठीक है, और ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। और ये जो फ्लेम होता है ये ब्लू ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का जोन होता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस में कंप्लीट कंबशन होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। नॉन ल्यूमिनस is the hottest part of the candle flame. It is the outermost zone of the flame. और इसमें पूरी कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना, क्योंकि ये बाहर है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है ये वाला पार्ट। ये देखो, दिस पार्ट इज डायरेक्टली कांटेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, तो इसलिए इसमें कंप्लीट कंबशन हो जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा गर्म होता है। और इसका फ्लेम ब्लू कलर का अपीयर होता है, कभी नोटिस किया हो, ब्लू कलर का फ्लेम आता है बाहर की तरफ। लिख लो, ये नॉन ल्यूमिनस हॉटेस्ट पार्ट होता है, बुक में लिख लो, क्योंकि बुक में ये मेंशन शायद नहीं है। और इसमें कंप्लीट कंबशन होती है नॉन ल्यूमिनस के केस में। ठीक है, अब आते हैं ल्यूमिनस में। ल्यूमिनस में होता है इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। ये मॉडरेटली हॉट होता है, इसमें कंप्लीट बर्निंग नहीं होती, तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो जब आप मेटल शीट आप रखोगे ऊपर की तरफ, तो इसमें आपका ब्लैक कलर का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन कार्बन के पार्टिकल जो अनबर्न्ड है मिडल वाले पार्ट में, वो उस पे लग जाते हैं। अगर आप मेटल शीट को खाली ऊपर ऊपर रखोगे तब इतना नहीं गर्म होगा, अगर आप उसको शीट को बिल्कुल नीचे तक ले आओगे, मतलब ये वाला मिडल वाला पोर्शन टच करोगे, तो वो यहाँ से जो कार्बन पार्टिकल्स है उस पे लग जाएंगे। ये थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर का होता है, वो ब्लू का होता है, ये ब्राइट येलो, इसके अंदर पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो इसमें लिख लो इनएडिक्वेट कंबशन होता है इसके अंदर, तो कार्बन पार्टिकल्स लेफ्ट ओवर हो जाते हैं। ठीक है, बुक में ही मार्क कर लेना, लिख लेना जो मेंशन नहीं है। तो इस फ्लेम से ब्लैक सूट जो होता है ना, ब्लैक सूट पार्टिकल्स वो रिलीज होते हैं। लिख लो, ल्यूमिनस के अंदर, मैं लिखवा देती हूँ, ल्यूमिनस के अंदर इट लीव्स ब्लैक सूट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ब्लैक कलर का तुमने किसी भी चीज के ऊपर अगर फायर करते हो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, मेटल के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो वो ब्लैक कलर के, वो यही है। ब्लैक सूट बेसिकली क्या चीज है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। डन। फिर सबसे जो अंदर वाला जोन होता है, जो सबसे डार्केस्ट जोन होता है, ऑरेंज कलर का होता है ये,
ठीक है, ये वाला जोन, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसमें नो कंबशन है, इसमें क्या है, नो कंबशन, और ये सबसे कम गर्म होता है, लिस्ट हॉट होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है, इसमें वैक्स पार्टिकल कांटेक्ट में ही नहीं आते हैं, तो इसलिए अनबर्न्ड रह जाते हैं। तो यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, सबसे अंदर होते हैं। ठीक है, अब इस जो इसको विक कहते हैं, समझते हो ना, जो कैंडल का ऊपर का, इसको विक कहते हैं, ये पार्ट इसको विक कहते हैं। अगर तुमने समटाइम नोटिस किया होगा, यहाँ पे विक के बिल्कुल बेस में, छोटे से रीजन में, विक के बेस में ब्लू कलर का जोन होता है, इसको लिख लो, ब्लू जोन होता है। ये क्या होता है, ब्लू जोन, ये स्मॉल रीजन होता है एट द बेस ऑफ द विक। ठीक है, तो इसके अंदर ना एक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि ब्लू कलर की होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन बर्न विद अ ब्लू कलर। क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद वाला कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो सबसे अंदर वाला, जो विक के बेस में ब्लू जोन जिसको कहते हैं, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? तो ये अगर एग्जाम में आता है कि जो सर्कुलर रिंग प्रोड्यूस होती है, सर्कुलर रिंग क्रिएट हो जाती है ना, सर्कुलर डार्क रिंग इज फॉर्म्ड, इसका रीजन क्या है? तो वो ये है कि डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मिडल ल्यूमिनस जोन इन द कैंडल। और कॉपर वायर जो होती है वो रेड हॉट की क्यों हो जाती है? क्योंकि वो नॉन ल्यूमिनस जोन में होती है और वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इसलिए वो रेड हॉट बनती है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। समझ आ गया? आगे कंटिन्यू करें, आगे देखो। ठीक है, goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blow pipe for metalling gold and silver। गोल्ड फिल्म जो गोल्ड स्मिथ होता है, उसको अगर मेल्ट करना हो गोल्ड या सिल्वर, तो वो जो आउटर मोस्ट जोन है उसी को करता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो मेल्ट करने के लिए हमें वही पार्ट चाहिए। तो वाई डू दे यूज? क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल होता है जैसे हमारा फ्यूल है फूड, ऐसे ही गाड़ी का फ्यूल होता है पेट्रोल। फ्यूल वो होता है जो कि किसी चीज के लिए, जो कि एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ फ्यूल। जैसे हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड, गाड़ी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोल, ऐसे ही इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? जैसे गाड़ी के लिए हमारा होता है पेट्रोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे ही तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के सोर्स को कहते हैं हम फ्यूल। ठीक है, गुड फ्यूल वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल आते हैं एग्जाम में। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल? गुड फ्यूल कौन कौन से होंगे? जो कि रेडली अवेलेबल हो, जो कि इजिली मिल जाए। तो लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, रेडली इजिली मिल जाए, चीप हो, बर्न्स इन एयर एट अ मॉडरेटली रेट। ऐसा नहीं कि एकदम हाई उसमें बर्न हो, ये भी नहीं कि बर्न हो ही ना, तो मॉडरेट रेट में बर्न होना चाहिए। हीट भी प्रोड्यूस अच्छी खासी करनी चाहिए, और कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अनडिजायरेबल होगा वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहेगा। तो काफी सारे होते हैं, चीप होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए उसका, और पोल्यूशन कॉज नहीं करना चाहिए। तो ये अलग अलग है। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर दो, लो इग्निशन टेम्परेचर। वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि इजीली बर्न होना चाहिए, नहीं तो मैं लिखवा भी रही हूँ, क्योंकि मेंशन वर्ड्स भी ध्यान रखो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए,
रेट ऑफ कंबशन मॉडरेट होना चाहिए, हैंडल इजी टू हैंडल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं कॉज करना चाहिए, रेसिड्यू नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। अनडिजायरेबल मतलब डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू, रेसिड्यू लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? देयर इज कोई भी ऐसा वैसे फ्यूल नहीं होता जो आइडियल फ्यूल हो। आइडियल फ्यूल जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करे। obviously there is no fuel that could be considered as an ideal fuel, we should look for a, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो कंडीशन को सक्सेसफुल करता है वो हो सकता है, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। जैसे अगर तुम लगाओ पेट्रोल, और पेट्रोल है, पेट्रोल को आइडियल फ्यूल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें पोल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल है। तो कुछ चीजें हो सकती है, कुछ चीजें नहीं हो सकती, तो तुम अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है तुम्हारी उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। फ्यूल्स के अलग अलग कॉस्ट होती है, जैसे सीएनजी का अलग कॉस्ट होता है, पेट्रोल डीजल का अलग होता है। फ्यूल की एफिशिएंसी, नेक्स्ट टॉपिक आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेसिकली, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल can be defined as the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel। मार्क कर लो, अगर तुम 1 kg फ्यूल का 1 kg अगर तुम बर्न करोगे तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो जिसकी जितनी कम कैलोरीफिक वैल्यू उतना अच्छा फ्यूल है। तो जो तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल लिखे हैं उसमें एक और ऐड कर दो, लो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल के अंदर एड ऑन कर दो लो कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली एक फ्यूल की जितनी कम कैलोरीफिक वैल्यू हो मतलब वो जितनी कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, हीट जनरेट करे कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg में। एक मिनट, हीट तो हमें ज्यादा चाहिए, कम थोड़ी ना चाहिए। ये हीट है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन। तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो इट शुड बी हाई नॉट लो, ठीक है, करेक्ट इट। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो तुम्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करे, कम से कम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करे। तो कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई नॉट लो। इज इट क्लियर? तो दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू विच शुड बी हाई फॉर द गुड फ्यूल। इज इट क्लियर? कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन मार्क कर लेना, 1 kg जब बर्न, क्योंकि ऑब्वियसली एक डेफिनेशन बना देते हैं, क्योंकि तुम हर चीज को जला जला के देखोगे नहीं। तो अगर तुम्हें कुछ चीज मार्केट में खरीदनी है तो सीधा उससे पूछो कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए हमने एक रेफरेंस के लिए 1 kg ऑफ फ्यूल को करके देखा और उसका निकाल लिया। उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, क्योंकि देखो एनर्जी जितनी प्रोड्यूस होती है ऑन बर्निंग 1 kg, तो यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, लेकिन किलो जूल हो गई अगर हाई एनर्जी है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, पर केजी इन 1 kg प्रोड्यूस, तो किलो जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि किलो जूल पर केजी क्यों आया, डेफिनेशन से, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 kg। इज इट क्लियर? ठीक है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड किलो जूल पर केजी इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये सबकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो तुम देख सकते हो। हाइड्रोजन के अंदर देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा 1,50,000 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन मेकिंग अ बॉम्ब या फिर कोई भी एक्सप्लोजन के लिए यूज करते हैं। बायोगैस में भी अच्छी खासी एनर्जी यूज होती है। काउडंग केक में सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लेकिन उसमें कोई आपका एक मतलब चीपर होता है और इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल भी फ्रेंडली रहता है। तो ये सारी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू है, बस एक सीरीज लर्न कर लेना, वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए किसकी सबसे कम है किसकी ज्यादा है। अगर तुम किसी चीज फ्यूल को बर्न करते हो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं,
पहला क्या है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जब किसी चीज को जलाते हो, जो कि हार्मफुल रहता है एनवायरमेंट के लिए। इनकम्प्लीट, अगर किसी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन कर दोगे वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, किसी चीज को जलाओ पूरा करते हैं। इनकम्प्लीट अगर वो करेगा नहीं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि पॉइजनस गैस होती है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, इसीलिए जब हम कोयला जलाते हैं हमेशा बाहर की तरफ जलाते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, तो सोच सकते हो। So that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment, increase of concentration, तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग आई थिंक सबको पता ही होगा, जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर एनवायरमेंट के अंदर बढ़ जाएगी तो हीट बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, ये सब मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, और causes flood in the coastal region, low lying coastal region may even permanently submerge in water. This is very very dangerous thing. एसिड रेन भी हो सकता है। एसिड रेन पता है ना क्या होता है, जब हम किसी कोल या डीजल को बर्न करते हैं तो वो एक गैस रिलीज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि सफोकेटिंग गैस होती है। और जब ये गैस जो है नाइट्रोजन के साथ मिलती है, और क्योंकि इंडस्ट्री से नाइट्रोजनियस गैस भी निकलती है, तो ये दोनों सल्फर वाली भी और नाइट्रोजन वाली भी जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो सल्फर वाली सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, और नाइट्रोजन वाली मिलके एसिड रेन के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड बना देती है। तो उसको कहते हैं एसिड रेन को, जिसके अंदर ये रेन के साथ साथ एसिड भी रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं एसिड रेन। ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग को तुमने देखा हो कभी कभी येलो हो जाती है, वो इसी की वजह से हो जाती है, ये काफी ज्यादा हार्मफुल रहती है। The use of diesel petrol as fuel in automobile is being replaced, तो इसीलिए डीजल पेट्रोल को अब सीएनजी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, और अब तो इलेक्ट्रिक कार भी आ गई है, इसीलिए बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। और ये तो पता ही होगा, डेफोरेस्टेशन, ये सब, ठीक है। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, इसको घर पे एक बार करके आना, इसकी बैक एक्सरसाइज। ओके, in the next class we are going to discuss this. Okay, thank you so much.